Hello friends, my name is Rakesh Kotadia. Today we are understanding the SST of 9th standard, chapter number 8, Constitution and its features. तो हम जान चुके हैं कि आगे के वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करता है। हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके हिसाब से देश चलता है और देश का नेचर मालूम पड़ता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो अमेरिका किस टाइप से चलता है वो मालूम पड़ता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कि इंडिया किस तरह से फंक्शन करता है। तो हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से वो देश चलता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब लक्षण। तो मतलब इंसान कैसा होता है तो उसके लक्षण क्या है? तो उसका एक सिर होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, कान होते हैं दो, इस तरह से इंसान की पहचान है। इस तरह से प्राणी की पहचान क्या? चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, इस तरह से प्राणी। तो प्राणी को पहचानने के लिए उसके फीचर्स लक्षण है, इंसान को पहचानने के फीचर्स और लक्षण है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के मेन लक्षण कौन से है? किसको कहा जाए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर इसे 13 पॉइंट्स मतलब 13 पॉइंट अगर आपको कोई बताए तो समझ लेना वो इंडिया की बात कर रहा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। तो हम आज 6 फीचर्स के बारे में समझेंगे, 6 लक्षणों के बारे में। बाकी का हम पार्ट 3 के अंदर बाकी के 7 लक्षण हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला लक्षण है रिटन डॉक्यूमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ऐसे अंदाजे से देश नहीं चल रहा है। सब कुछ जो भी देश चल रहा है उस पर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट है। वो रिटन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सब चलता है। कोई भी पीएम हो, सीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, लेकिन ये बुक से आगे कोई नहीं। सबको ये बुक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट पावरफुल बुक, उसके हिसाब से पूरा देश चलता है। तो ये सब जगह पे रूल्स लिखे हुए उसका ही नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब लिखा हुआ है। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। दूसरा उसका लक्षण है साइज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की साइज़ कितनी बड़ी है, वो उसमें क्या क्या है उसके बारे में। तो उसमें 22 सेक्शन है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में 22 विभाग है। ठीक है, 395 आर्टिकल्स, 22 विभाग में 395 कलम है, मतलब उसके रूल्स है। और उसके अंदर 12 अपेंडिस मतलब अपेंडाइसिस, मतलब इसके अंदर 12 प्रकार के सब डिवीज़न है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के बारे में हमने समझा। तीसरा था सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया के में एक ही सिटीजनशिप दी गई है। अमेरिका और दूसरे कंट्री में क्या है कि 2 सिटीजनशिप है। एक कि आप तो देश का सिटीजनशिप मिलता है, ऊपर से आप जो राज्य में रहते हो राज्य का सिटीजनशिप अलग। तो 2 ड्यूअल सिटीजनशिप कि आप जो राज्य में रहते हो उसका भी एक सिटीजनशिप है और आप जिस देश में रहते हो उसका भी सिटीजनशिप। तो क्या इतना बड़ा देश होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट के भी अलग अलग सिटीजनशिप है। लेकिन हमारे इंडिया में कितनी भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, लेकिन पूरे इंडिया का एक ही सिटीजनशिप है, अलग अलग राज्यों का सिटीजनशिप नहीं है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा मेन लक्षण है कि इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, अलग अलग राज्यों का सिटीजनशिप नहीं है। तो वन सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। चौथा पार्ट इज सेंटर विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, पूरा देश को कंट्रोल करने के राज्य में डिवाइड किया हुआ है कि केंद्र ही सब कुछ नहीं चलाएगा, राज्यों को भी कुछ पावर है और राज्य अपनी तरह से काम करके अपने पब्लिक का ध्यान रखेंगे। जैसे अमेरिका में भी है कि पूरा देश चलाने वाला एक प्रेसिडेंट है और गवर्नर अपने अपने स्टेट को संभालते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटीजनशिप है। जब यहाँ पे नहीं है तो क्या हो रहा है कि स्टेट भी राज्य के साथ कदम मिला के चलते हैं और राज्य और जो सेंटर है वो भी स्टेट के साथ कदम मिला के चलते हैं। मतलब उन सब के बीच में कोई दूरी नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, उन सब के बीच में फेडरल सिस्टम है, अच्छी तरह से लिंक जुड़ी हुई है। लेकिन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए जो रूल्स है वो उसको थोड़े डिवाइड किया हो गया है। यूनियन लिस्ट, तो ये जो 97 रूल्स है, 97 सब्जेक्ट है, उसमें कुछ चेंज करना हो, ये इसमें रूल कुछ निकालने हो, ये घटना में कुछ रूल डालने हो, कुछ नए रूल निकालने हो, कुछ चेंज करना हो, तो ये 97 सब्जेक्ट ऐसे है जो सिर्फ केंद्र में ही मतलब दिल्ली में ही चेंज हो सकता है, राज्य उसको चेंज नहीं कर सकती। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिख दिया है ताकि झगड़ा ना हो, गड़बड़ ना हो। दूसरा है स्टेट लिस्ट। अभी बाकी के कुछ रूल्स ऐसे जो सेंट्रल अगर कुछ गड़बड़ करे तो पूरा राज्य की सिस्टम बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग एनवायरनमेंट है, साउथ इंडिया में अलग एनवायरनमेंट है, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम से लोग रहते हैं। तो सेंटर अगर कहे कि इस टाइम ये करना है तो सब राज्यों में ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ एप्लीकेबल हो ठीक से, वरना लोग परेशान हो जाएंगे। तो 66 सब्जेक्ट ऐसे दिए, 66 सब्जेक्ट ऐसे दिए जिसमें स्टेट अपने रूल्स तय कर सकता है। रूल्स निकालना हो, लाना हो, चेंज करना हो, 66 सब्जेक्ट में सेंटर बीच में इंटरफियर नहीं करता। तो 66 ऐसे सब्जेक्ट है।
कॉन्करेंट लिस्ट, तो तीसरी ऐसी भी चीज़ है जो करने से स्टेट को, अगर राज्य कुछ ऐसा करे तो स्टेट के रूल टूटते हैं, अगर सेंट्रल कुछ करे तो राज्य के रूल टूटते हैं। तो ऐसे जो विवादास्पद मुद्दे हैं वो दोनों को मिल के सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है, इस तरह से दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक है। तो क्या दोनों को मिलके तय करना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम देश में कैसे होनी चाहिए। सिर्फ सेंट्रल तय नहीं कर सकता, फिर इस तरह से सिर्फ राज्य भी तय नहीं कर सकता, दोनों को मिलके। तो ऐसे कौन से टॉपिक है? 47 टॉपिक्स है। पर कुछ मुद्दे अभी भी छूट गए जो ना सिर्फ सेंटर कर सकता है, न जो सिर्फ स्टेट कर सकता है, और वो करे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि पब्लिक के साथ अन्याय होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को कैसे छोड़ दिया जाए? तो ऐसे पॉइंट्स को पार्लियामेंट में तय किया जाता है, ना स्टेट तय करता है ना सेंटर तय करता है, सिर्फ पार्लियामेंट ही तय करती है। तो ऐसे जो रूल्स है जो पब्लिक को सीधा इफेक्ट आते हैं उसको रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। रेजिड्यूरी पावर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होने के बाद ही रूल्स बनता है, तो उसको रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। फिफ्थ है इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया गया है कि अगर सरकार में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पूरे स्टेट में, पूरे देश में कुछ गड़बड़ है, तो गवर्नमेंट इमरजेंसी दाखिल कर सकती है। मतलब पूरे देश का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में, वो चाहे वो हो, जैसे कि एक सरमुख्तियार, तो कभी भी ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सब पूरा डेमोक्रेसी से नहीं चलता, कभी कुछ ऐसा देश में हो जाए तो डेमोक्रेसी कलेप्स हो जाए और पूरा कंट्रोल किसी एक को देना पड़े, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में हो सकता है। 3 जगह पे ऐसा हो सकता है। एक, टाइम ऑफ वॉर, जब लड़ाई की कंडीशन हो तो डेमोक्रेसी के रूल्स से काम नहीं होगा क्योंकि फटाफट डिसीजन लेने हैं, तो उस टाइम इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। आर्म्ड रेबेलियन, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में सब लोग सिविल वॉर हो जाए, अंदर पब्लिक ही पब्लिक को मारने लगे और स्टेट कंट्रोल ना कर पाए, और मिल अंदर ही दूसरे ग्रुप ऐसे बन जाए जो पब्लिक को परेशान करते हो और कंट्रोल के बाहर सिचुएशन चली जाए, तो आर्म्ड रेबेलियन जब होता है तब भी गवर्नमेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट के हाथ में पूर्ण सत्ता दे दे, तो उसको इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा है स्टेट कैनॉट कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर। स्टेट में कुछ झगड़ा दंगा फसाद हुआ तो स्टेट कंट्रोल ही नहीं कर सकता, हज़ारों में फैल गया, हज़ारों से लाखों में फैल गया और लाखों में से बहुत ज़्यादा फैल गया और कंट्रोल ही ना कर पाए स्टेट, तो उस स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है और प्रेसिडेंट उस स्टेट के अंदर इमरजेंसी लागू कर देगा। तो इमरजेंसी दूसरे तरीके स्टेट में भी नॉर्मल लेवल पे लागू हो सकती है। तीसरा है इंक्रीजिंग इन प्राइस, भाव बढ़ते ही जाते चीज़ों के, इतने दाम बढ़ जाते, इतने दाम बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है, नॉर्मल इंसान कोई चीज़ परचेज ही नहीं कर पाता। अगर ऐसा टाइम आया तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बुरा संकेत है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रेसिडेंट पावर हाथ में लेके इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी जाहिर कर सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी चीज़ों के भाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ने नहीं देती, गवर्नमेंट का प्राइस पे कंट्रोल होता है। अगर कंट्रोल के बाहर प्राइस चली जाए और नॉर्मल इंसान परचेज ही ना कर पाए तो इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट पूरा पावर कंट्री का हाथ में ले लेता है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। और छठा है बाई कैमरल प्रैक्टिस। तो गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट से पूरा इंडिया चलता है, तो पार्लियामेंट में 2 डिवीज़न है, एक नीचे का हाउस, एक ऊपर का हाउस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो जो अपर हाउस है उसका नाम राज्यसभा है और नीचे का जो हाउस है उसका नाम है लोकसभा। तो अपने 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की नोट में देखो ऐसा बहुत बड़ा बिल्डिंग बताए हुए है, तो उसमें 2 पार्ट है, ऊपर का फ्लोर राज्यसभा है और नीचे का जो कॉलम्स वो खंभे बताए हुए वो है लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो इंडिया के लिए तो सबसे पहले नीचे के हाउस में, लोअर हाउस में डिस्कस होता है। अगर वहाँ पास हो जाए तो ऊपर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पास कर दे तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाएगा। तो ये दोनों हाउस की वजह से देश को एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाता है। तो राज्यसभा लोकसभा 5-5 साल में चेंज होता है, जो भी जीतते उसके हिसाब से लोकसभा बनती है हर 5 साल में। तो जो चेहरे अभी दिख रहे हैं वो नेक्स्ट 5 साल के बाद वो ना भी हो और पूरी तरह से चेंज हो जाती है, ठीक है। पर राज्यसभा टोटली डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा क्या होता है कि हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर हो जाते, फिर 2 साल हुए फिर 1/3 लोग निकल, मतलब पुराने लोग रहते हैं और 1/3 निकल जाते। इस तरह से 6 साल के बाद पूरी की पूरी राज्यसभा चेंज हो जाती है। लेकिन जो चेंज हुए तो जो पुराने वाले तो रहेंगे, इस तरह से पूरा खाली नहीं होता, पुराने लोग रहते हैं, नए आते जाते, पुराने लोग रहते हैं, नए आते जाते, इस तरह से टोटल लोग निकल जाए ऐसा राज्यसभा में नहीं होता। इसलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहा गया है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 6 चीज़ें जानी। अभी 7वीं चीज़ से लेके 13 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम पार्ट 3 में जानेंगे। तो अगर आपको ना समझ में तो रिवाइंड करके आप देख सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।